हमारा सारा सेशन। अस्सलाम वालेकुम जी। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम देखेंगे कि रिसर्च टॉपिक किस तरीके से बनाया जाता है और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स और उनका कंस्ट्रक्ट क्या है, वो हम आज देखने की कोशिश करेंगे। वी विल एनालाइज के कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं। तो वी हैव आवर स्टूडेंट्स ऑनलाइन और इसमें मेरे साथ अहमर है। अहमर ने सब्जेक्ट जो अपना रिसर्च टॉपिक मुझे सबमिट किया है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सीमेंट सेक्टर इन पाकिस्तान। तो आई वुड लाइक अहमद टू अहमद लाइट ऑन इट कि आपने क्या सोच के ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, व्हाट इज इन योर माइंड। सर, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कंपोजिशन ऑफ इक्विटी एंड द डेट ऑफ कंपनी यूज एज द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। अच्छा, नहीं मैं इसमें आपसे हम इक्विटी पूछना एंड चाह डेट बात करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ये किस चीज के रिलेटेड है? जी, आप अब देख रहे हैं कि जो आपकी मेरी पहली डिस्कशन हुई थी उससे लेके अब तक आपने थोड़ा सा रीड किया, इसको स्टडी जी किया है, सर। तो अब हाँ आपके जी। जहन में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले जी मैं आपको जो चीज बता रहा था कि आपने मूवी गजनी देखी होगी। जी सर, देखिए गजनी। देखी गजनी, आपको तो नहीं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, आपको तो मेमोरी ठीक होगी। कभी कभी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। हमारी कोशिश ये है कि हम कोई भी चीज जो है ना, इसको हम भूले नहीं। हम जो टॉपिक कर रहे हैं हमारे फोकस में रहे कि हम हमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है, हमें हमारा टॉपिक क्या है और हमने रिसर्च क्या करनी है। तो सबसे जी पहले हमारी की टर्म्स जो हमारे टॉपिक के अंदर है वो क्या है। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर है। जी। कैपिटल स्ट्रक्चर है ना। तो मैं हाँ गजनी जी। से रिलेट क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने देखा होगा एक सीन होता है कि जब वो डिटेक्टिव होता है और डिटेक्टिव उसके घर जाता है, आमिर खान के। तो वो एक दीवार उसको मिलती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तस्वीरें लगी होती हैं, लोगों के नाम लिखे होते हैं और धागे से लिंक्स बने होते हैं। जी। अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो मैं अभी अभी गूगल गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं। तो यार ये तो खत्म ही नहीं होती है ना, ये तो बाहर। हाँ जी। लिंकिंग लिंक्स इन मर्डर केस। चलो पिक्चर, ठीक है, देखते हैं हम इसमें अगर हमें क्या निकल निकल के नजर आता है इमेजेस में। कनेक्टिंग डॉट्स, कोई हमें नहीं नजर आ रही पिक्चर। लिंक्स, अच्छा खैर नहीं 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 नहीं, लिंक क्रिएटिंग लिंक्स करते हैं। लिंक्स डिफरेंट। नहीं भाई, ये डॉट्स मुझे नहीं नजर आ रहे। सॉल्विंग मिस्ट्री लिंक्स देख लेते हैं जी। आपको समझ आ रही मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक दीवार बनी होती है। और उसके ऊपर उसने डॉट्स कनेक्ट किए होते हैं कि ये बंदा इससे रिलेटेड है, ये बंदा इससे रिलेटेड है। और उसके बाद वो उसको मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है कि गजनी कौन है। डू गेट माई पॉइंट। हमने क्या करना है कि आई एम भाई, मैं तो अभी इस टाइम पे मुझे तो मिल नहीं रहा, खैर छोड़े उस चीज को। हमने क्या करना है कि हमने अपना पहले देखना है कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक के अंदर हमें मिल रहे हैं तीन चार पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। अहमद, आर यू विद मी?
अहमद जी, अहमद को हमने लाइन पे लेना है, और अहमद को नहीं जाना चाहिए इस टाइम पे हमें छोड़ के, वरना तो हम किसी और का टॉपिक ले लेंगे। लेकिन अहमद तारेक जी, अहमद तो सबसे पहले हम देखेंगे जी सर। जी। तो अमर, आपका जो की टर्म थी सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की है, ठीक। हाँ जी। और हाँ कैपिटल जी। स्ट्रक्चर के बाद सेकंड आपकी टर्म है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी है ना। और थर्ड आपने सेक्टर एक सिलेक्ट किया है, सीमेंट सेक्टर। तो अब आप मुझे ये बताएं, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में? कैपिटल means company की structure is a composition of equity and the debt of company used as the finance of the company, means उसकी इक्विटी और डेट वगैरह को चेक करेंगे। इक्विटी एंड डेट डेट की वगैरह रेशो को। कितनी है? जी। अच्छा, अभी आपका कॉन्सेप्ट अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है। इक्विटी और डेट का क्या मतलब है? इक्विटी क्या होती है, कुछ बताएंगे? इक्विटी सर और डेट, इक्विटी और डेट को डिफाइन करो जरा, आप बताओ क्या अपने अल्फाज में डिफाइन करो। सर इक्विटी ये होती है जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हमने उसमें कितना पैसा लगाया और कुछ टाइम बाद कहाँ स्टैंड कर रहा है। कहाँ वो स्टैंड कर रहा है। अच्छा, और डेट का क्या होता है? डेट क्या होता है? डेट हैं जो हमारे यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, पेएबल होते हैं, उन सबको चेक करना कि कंपनी की इस टाइम रेशियो क्या चल रही है, कि कंपनी अपने कितने डेट्स को पे आउट करके अपने एआर को क्लियर कर सकती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, आपको बैलेंस शीट याद होगी। बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट्स आते हैं और एक साइड पे लायबिलिटीज आती हैं, ऐसे सर ही है। जी जी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपके बिजनेस के अंदर आप हाँ कितना पैसा ओन करते हैं और लोगों का पैसा कितना लगा हुआ है आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। हाँ जी। आपका पैसा है वो, दैट इज योर इक्विटी, और जो लोगों का इन्वॉल्व है पैसा, दैट इज योर डेट। तो ये आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पे नजर आ जाएगा। एक साइड पे एसेट्स आते हैं, एक साइड पे लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी आ जाती है। तो ये आपको एक साइड जो है बैलेंस शीट की टोटली, आप, ये उसकी कॉम्पोजिशन है कि आपका कितना पैसा है और बाकी लोगों का कितना पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है। बाकी लोगों से मुराद क्या है? या तो आपने बैंक से लोन लिया है, या आपने किसी और पार्टी से लोन लिया, थर्ड पार्टी से, या आपने लोगों के पैसे लिए हुए हैं, उधार पे आपने सामान उनसे खरीदा हुआ है। तो आप बिजनेस किस तरीके से रन कर रहे हैं, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपका अपना सरमाया उसमें कितना इन्वॉल्व है और लोगों का सरमाया कितना इन्वॉल्व है। अब आप ये देखें कि अब इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आपकी जो कॉम्पोजिशन है इक्विटी और डेट की बिजनेस के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सीमेंट सेक्टर के ऊपर। सीमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या चीज है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि एक कंपनी है और उसका कैपिटल है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और एक कंपनी है उसका कैपिटल है 10 लाख रुपया, या 1 करोड़ लगा ले उसको। चले मैं इसको 10 लाख कर लेता हूँ, ठीक है। जो एक जो फर्स्ट कंपनी ए है जिसका कैपिटल 1 लाख है, वो जब इसको एम्प्लॉय करती है और तो उसको फायदा होता है, प्रॉफिट होता है 10,000 रुपए का, ठीक है जी। और लेकिन जब बी कंपनी यही अपना पैसा लगाती है तो इसको फायदा होता है, अगर मैं सपोज कर लेता हूं तो इसको फायदा हो जाता है 50,000 रुपए का। तो आपके ख्याल से कंपनी ए ज्यादा अच्छी है या कंपनी बी ज्यादा अच्छी है?
बताएं मुझे जरा, आपके ख्याल से कंपनी ए ज्यादा अच्छी है, कंपनी बी ज्यादा अच्छी है? सर कंपनी ए। कंपनी ए ज्यादा अच्छी है, उसकी वजह? सर उसने थोड़े इन्वेस्टमेंट पे जो है अच्छा मार्जिन जो उसने ना कलेक्ट कर लिया अपना। हाँ जी, इसको अगर मैं फाइनेंस की टर्म में देखूं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज्यादा है कंपनी बी से, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है कंपनी ए की? वो 10% है। प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी टू की कितनी है? उसकी परसेंटेज है 5%। तो हालांकि वो 50,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन 50,000 का मतलब ये नहीं है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उसने 10 लाख लगाया है, तो उसकी अगर 10% प्रॉफिट होता तो उसको 1 लाख कमाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी प्रॉफिट, जितना कैपिटल उसने एम्प्लॉय किया है उससे वो जो प्रॉफिट है वो कम कमा रहा है। अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी का भी क्लियर हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी क्लियर हो गया, और प्रॉफिटेबिलिटी का भी क्लियर हो गया। एंड अब हम तीसरी चीज पे आ जाते हैं, सीमेंट सेक्टर इन पाकिस्तान। अब आप मुझे ये बताएं कि आप सीमेंट सेक्टर के अंदर कितनी कंपनीज के ऊपर काम कर सकते हैं? जी अमर, सीमेंट सेक्टर के ऊपर कितनी कंपनीज में काम कर सकते हैं आप? सर जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अमर, आप कितनी कंपनीज में काम कर सकते हैं सीमेंट सेक्टर की? सर फिलहाल तो मेरा एक का इरादा था, क्योंकि मेरा दोस्त एक सीमेंट फैक्ट्री में है, तो मुझे उस फैक्ट्री का डाटा मिल जाना था। अच्छा, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि सीमेंट फैक्ट्री का डाटा आपके दोस्त से मिल सकता है, लेकिन आपको इंटरनेट से उसका कोई डाटा नहीं अवेलेबल। आपने जो इंटरनेट से मिलेगा उस कंपनी का? सर इंटरनेट से भी मिल जाएगा, लेकिन जो उसके एक्चुअल इस टाइम होंगे फंड्स वगैरह कितने, ये वो मुझे उसका डाटा जरा एक्चुअल और रियल मिल जाएगा। आपको एक्चुअली अपने देखें बेटा, जब इंटरनेट के ऊपर आती है ना स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने जो कंपनी सिलेक्ट करनी, दैट मस्ट बी अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपने लिस्टेड कंपनी देखनी है। आपने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं देखनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी नहीं, आपने उसमें नहीं देखनी। ये हमारे स्कोप से बाहर चली जाती चीजें। तो हमने जी क्या करना है, हमने कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनी लेनी है कि सीमेंट सेक्टर में हो और पाकिस्तान बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज से वो लिस्टेड भी हो, और उसके बिल्कुल सर। फाइनेंशियल्स हमें इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज आके वो लेके भी आ सकते हैं। ठीक है? ठीक तो होगा अब जी। ये अब मुझे पता चल गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप दो कंपनीज ले लें, जी आप दो कंपनीज ले लें, उनका कंपैरिजन भी साथ में कर लें कि उनके कैपिटल स्ट्रक्चर अगर थोड़ा डिफरेंट है तो उसकी हाँ जी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उनका क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है? ठीक होगा। अब उसमें आप ये देखें कि दोनों सीमेंट कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, और दोनों हाँ जी कंपनीज के आपने नाम लिखने हैं। जी तो आर यू क्लियर ऑन योर टॉपिक नाउ? यस सर। ठीक है, अब आपने इसका हाइपोथेसिस बनाना है। ठीक होगा। अब आपने हाइपोथेसिस क्या बनाना है? हाइपोथेसिस क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवाना। नहीं, कंपैरिजन तो आप करेंगे, लेकिन आप हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस का मैंने क्या बताया था कि हाइपोथेसिस इज अ, क्या है सर याद हाइपोथेसिस? बताएं तो सही। सर याद नहीं। याद नहीं है? हाँ जी आपको पता है कि हमें कितनी तैयारी करनी पड़ती है लेक्चर देने के लिए? सर बहुत ज्यादा। ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है ना। तो आप लोग अगर इस तरीके से चलेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे पता है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत से लोग हैं पीछे बैठे हुए और वो आपको बात सुन रहे हैं मेरी, और वो देख रहे हैं कि अहमद की लगता है क्लास हो रही है, लेकिन अहमद की क्लास नहीं हो रही है, सारों की क्लास हो रही है। ठीक है ना? तो खैर, हमें अब पता चल गया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हाइपोथेसिस का मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस एक मफरूजा होता है, एक प्रेपोजिशन है। आपके जहन में एक चीज आई है कि आ, अगर डेट कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी।
ठीक है, मैं एक प्रेपोजिशन जी। देता हूं। अब ये हाइपोथेसिस है। अब इसमें दो चीजें हाँ मैंने जी। आपको बता दी हैं कि पहला वेरिएबल कौन सा है, या इस मफरूजे की टांगें कौन सी हैं, इसके दो वेरिएबल्स बन जाते हैं। मैंने क्या बात की है कि अगर डेट कम होगा, ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? डेट की वजह से प्रॉफिट के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डेट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है बताएं जरा, सोचें जरा इसके ऊपर। जी अमर, चले मैं ये लिख देता हूं। अमर आप अपनी तरफ से भी। जी अमर। जी सर। हाँ जी, मैं इसको लिख देता हूं। हेलो। हाँ जी, मैं एक हाइपोथेसिस आपके लिए बना देता हूं छोटा सा, हेलो। लेकिन आपने अपना सोच के बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमर आपने ये देखना है सर कि आपकी मैं ये आवाज बात कम आ कर। रही। अमर आपको आवाज आ रही मेरी? जी अमर, हाइपोथेसिस हम बना लेते हैं ये कि इफ द लोअर, इसकी मैं एग्जैक्ट वर्डिंग देखता हूं कि एक अच्छी वर्डिंग क्या हो सकती है इसकी। द प्रॉफिटेबिलिटी is dependent मैंने उर्दू में क्या कहा था कि अगर आपका अगर आपका डेट लो होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। हायर, हायर इफ द डेट इज लो। अब डेट लो होने को देख लेते हैं हम लोग। डेट लो किस तरह होता है कि एक परसेंटेज होती है कि अगर 100% देखें कि 100% में से आपकी इक्विटी कितनी है। अगर आपकी इक्विटी अगर आपकी इक्विटी हो रही है मोर देन 50% है ऑफ योर लाइबिलिटी साइड, अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर अगर आपकी जो इक्विटी है उसकी रेशियो बनती है 70% और आपका टोटल डेट बनता है 30%, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। लेकिन जैसे जैसे ये आपका डेट की रेशियो बढ़ेगी, 50% से ऊपर चली जाएगी या 50% तक आ जाएगी, तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लो हो जाएगी। क्यों किस वजह से लो होगी? क्योंकि आपको अपने जो डेट्स लिए हैं उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट की अमाउंट भी देनी पड़ेगी। लेकिन इंटरेस्ट की जब अमाउंट आप देंगे तो उसकी वजह से आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक और इफेक्ट आएगा। वो क्या इफेक्ट होगा कि आपकी इनकम कम शो होगी और आपको टैक्सेस भी कम देने पड़ेंगे। तो आपको ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मद्देनजर रखने हैं। इसके अंदर आप टैक्सेस का भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। एक हाइपोथेसिस आप ये बना सकते हैं कि इफ द डेट is higher, then the taxes will be lower। ठीक है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप बन गया इनका आपस में कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज इसमें कम हो रही है। और 3 या 4 आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उसका बहुत जबरदस्त किस्म का आपने कनेक्शन बनाना है, उसका लिंक बनाना है। एंड देन इन आवर रिसर्च
हम इसका लिंक को हम प्रूफ करेंगे और उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो ये था जी अहमद तारिक का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने थोड़ा सा आज एलेबोरेट किया है एग्जांपल्स के साथ, और तमाम स्टूडेंट्स को जो है इसकी एग्जांपल देखनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास किस स्टूडेंट का जो है वो प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट बहुत से आए हैं मेरे पास नाम। अब ये एम माजिद ने किया है, तो माजिद का देखते हैं कि माजिद ने क्या टॉपिक सिलेक्ट किया है। माजिद साहब, माजिद का रिसर्च टॉपिक है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है जी। प्रॉब्लम क्वेश्चन है assessing obstacles in the way of Islamic banking in Pakistan that decline its evolution and growth। अच्छा जी, अब हमारे साथ माजिद हैं जी, माजिद है हमारे साथ। आई एम माजिद जी। माजिद, आर यू विद अस? जी 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 सर, मैं इधर हूँ। चलो अच्छी बात हो गई। माजिद, आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक क्या है जी? इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस सर। अच्छा जी, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस्लामिक जी सर, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो हम ये जो हमारा कोर टॉपिक है, ये एरिया ऑफ रिसर्च आपका आ गया कि आप इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू हैव इन माइंड, आप क्या करना चाह रहे हैं? सर इसमें इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस में जो इशू आ रहे हैं ना बैंक से, उससे रिलेटेड इसके ऊपर रिसर्च करना चाहूँगा। अच्छा, तो आप इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या इश्यूज आ रहे हैं मुझे बताएंगे? वैसे सर ये इसके वेरिएबल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं ना। क्या वेरिएबल्स आपने डिस्कस किए हैं? इन्फ्लेशन ऑफ कन्वेंशनल जी सर। फाइनेंस, प्रॉफिट जी एंड जी लॉस सर। शेयरिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, जी मुराहबा एंड इग्नोरिंग रिक्वायर्ड कमोडिटीज, फंड मिंगलिंग, फॉल्सिफिकेशन। इसमें ये क्या चीज बनेगी भाई? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। अच्छा चलें, ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। जब आपने हाइपोथेसिस ले लिया, उसको आपने ऑपोजिट क्यों किया? सर देखें, अगर वो पॉजिटिव रिलेशन दे सकता है तो नेगेटिव भी दे सकता है ना, जैसे बेटा इकोनॉमी ये पे आप देखिए ना, बात ये है जी जी मैं अगर रिसर्च करना चाहूँ कि दुनिया गोल है, जी जी तो जब मैं रिसर्च करके उसका सोल्यूशन निकालूंगा तो मेरी रिसर्च का आंसर क्या आएगा? या तो दुनिया गोल होती है या तो दुनिया गोल नहीं है। जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना। तो जी जी मुझे सर। अगर पता चल गया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो मुझे क्या ये हम्म, रिसर्च करने की जरूरत है कि इसमें नेगेटिव रिलेशन है जी ठीक है सर। इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में? तो इसमें हमारा एक ही वेरिएबल ये वाला बनेगा, ये हाइपोथेसिस एक ही बनेगा, लेकिन वेरिएबल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। अभी मुझे जो आपके प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये है कि असेसिंग ऑब्स्टिकल्स, कि क्या क्या जी जी मुश्किलात आ रही हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आप ये बताएं मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या क्या जी मुश्किलात आ बिल्कुल रही सर। हैं इस्लामिक बैंकिंग को पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, दैट डिक्लाइन जी इट्स एवोल्यूशन एंड ग्रोथ। तो पाकिस्तान में तो इस्लामिक बैंकिंग ग्रो कर रही है, तो डिक्लाइन कहां से आ गया इसमें? जी माजिद। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बताएं ना, डिक्लाइन कहां से आ गया? ये तो ग्रो कर रही है। डू यू हैव एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स के पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच चुकी है और वो मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन पे आ गई है? एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, कि उसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद मेच्योरिटी ग्रोथ होती है, उसके बाद मेच्योरिटी आती है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो बैंकिंग तो अभी ये अपने मेच्योरिटी की तरफ पहुंची ही नहीं है, ये तो इवॉल्व हो रही है इस टाइम पे, यानी कि अभी अब इंट्रोडक्शन के बाद ये ग्रोथ की स्टेज पे है इस टाइम पे, तो मेच्योरिटी तक तो पहुंची नहीं है। तो हाउ कैन वी डू इट? और इसके अंदर अगर आप ऑब्स्टिकल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें बेशक इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस आपने टॉपिक का नाम रख लिया है,
इसमें आपकी कहाँ से अप्लाई हो गए अकाउंटिंग और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे? सर माजिद? मुझे इसमें ये जी जी मैं सर सुन रहा हूँ। जी जी। मुझे इसमें ये समझ आ रहा है कि जो हम अपना कमर्शियल बैंक से रिलेटेड ही एक माइंड बना हुआ है ना हमारा, जी इस्लामिक जी। बैंकिंग और फाइनेंस की तरफ हमारा ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट जाता नहीं है। तो इसके अच्छा। मुतालिक जो है मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, तो इसमें देखा जो इसके ऑब्स्टेकल्स मुझे नज़र आए वो ये इसके नज़र आ रहे थे। जो इन्फ्लेशन है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अच्छा। ज़्यादातर लोग इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप आपके बकौल के आप कह रहे हैं कि ये ग्रोथ कर रहा है, इस बारे में मुझे भी इल्म नहीं है, अभी इस पे मजीद सीख रहे हैं, तो इसीलिए आप ये टॉपिक सेलेक्ट किया अभी। हाँ जी, चलिए मैं आप आपकी एफर्ट को जो है वो अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो कन्वेंशनल बैंकिंग बहुत अरसे से हम लोग यूज कर रहे हैं। जी उसके बिल्कुल सर। बरक्स जो अगर हम इस्लामिक बैंकिंग को देखें तो ये नया कॉन्सेप्ट है। जी हमने बिल्कुल। हमने पहले जो दो नंबरियां लगाई हैं पाकिस्तान में, वो हमें नजर आती है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। जी सूद का काम करें लेकिन उसके ऊपर मुसलमान का नाम लिखने देने से वो हलाल नहीं हो जाता। मुस्लिम कमर्शियल बैंक अगर नाम है तो, लेकिन वो प्रैक्टिस उसकी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं है। लेकिन उसके बाद अब हमारे पास जब मौलाना तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया और उन्होंने बैंक बनाया मिजान बैंक, तो उसके बाद से इस्लामिक बैंकिंग का जो है बैंक इस्लामी आ गया। अभी दो या तीन या बैंक्स होंगे या चार बैंक्स होंगे जो इस्लामिक फाइनेंसिंग या बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता जी आहिस्ता सर। ये ग्रो कर रहा है। इसके अंदर जो है ब्रांचेस इनकी देखते हैं आप, ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं। और बेशक ये मार्केट में कम है क्योंकि ये बाद में आए हैं। तो आप इस चीज को देखें, लोगों का ट्रेंड है, लोगों के बैंक है, बैंक अकाउंट्स हैं इस्लामिक बैंक्स के साथ। मेरा भी बैंक में अकाउंट है अमेजान बैंक के अंदर, तो हम लोग यूज कर रहे हैं। वी आर मुस्लिम कंट्री, और अगर हमें पता चलेगा कि इस्लामिक बैंक अवेलेबल है तो हम इस्लामिक बैंक की तरफ जाएंगे। तो खैर आपका थोड़ा सा टॉपिक जो है वो वेग सा है, इसको जरा इस इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी लेके आओ कॉन्सेप्ट की कि आपने करना क्या है। और जी वेरिएबल्स ठीक है। आपने ठीक है काफी ज्यादा सिलेक्ट कर ली है, लेकिन वेरिएबल्स के अंदर लिंक बनाओगे तो बनेगा ना वो हाइपोथेसिस। अगर लिंक नहीं बना पाएंगे तो हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? तो ठीक है सर, ठीक है। ट्राई करें और इसको जो है लिंक करें आपस में। ठीक जी है, ठीक है सर। चले अब हम जी ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है हमारा इलियास का। हमारा इलियास, आर यू विद अस? हमारा इलियास, हमारा इलियास भी है हमारे साथ। जी हमारा, जी हमारा, हमारा इलियास बेटा आप अपने, सर एक क्वेश्चन है। आप लोगों के पास जो है हाइपोथेसिस जो है वो जी मैक्सिमम लाजमी है कि आप 4 ही रखें? आप नहीं, एक्सीड भी तो कर सकते हैं 4 से। आप एक्सीड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ठीक हो गया। आप अपने टॉपिक के हिसाब से करें ना उसको। ठीक है, हमारा आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हमारा अगर आप लेक्चर सुन रही हैं तो बेटा इसको अनम्यूट करें। बिलाल कदीर, बिलाल आप हमारे साथ हैं इस टाइम पे? शाहजेब, जी सर। शाहजेब चलें अब आपका टॉपिक देख लेते हैं हम। जी जरूर। शाहजेब टॉपिक सबमिट करवाया है? जी सर। शाहजेब क्या टॉपिक है? सर ऑडिटिंग से रिलेटेड है, इंटरनल अच्छा। ऑडिटिंग। अच्छा। स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपना। ठीक है, हमारा आप भी आ गई हैं? जी हमारा, हमारा लगता है हमारा को हमारी बातचीत पसंद नहीं आ रही। खैर हम शाहजेब का टॉपिक देखते हैं। शाहजेब का रिसर्च क्वेश्चन है,
What is the impact of internal audit activities on the performance of employees of State Bank of Pakistan? अच्छा मुझे ये बताओ सिंपल सी कि स्टेट बैंक का ऑफिस लाहौर में है, यस सर, लाहौर में किस जगह पे है? माल रोड। माल रोड पे। अच्छा अब आप ये देख रहे हो कि इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज से क्या मुराद ले रहे हो आप? आई वांट टू चेक योर सर कॉन्सेप्ट कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है। सर इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक्स एम्प्लॉयज के ऊपर कि अच्छा काम वो सही तरीके से कर रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं कर रहे, इस तरह की। अच्छा, इसको बैंकिंग टर्म्स में क्या कहते हैं हम? कंप्लाइंस कहते हैं। इंटरनल कंप्लाइंस, जी सर। हाँ अच्छा जी, कंप्लायंस कहते हैं हम। अच्छा जी, अब आप क्या कह रहे हैं कि स्टेट बैंक अपना ऑडिट कंट्रोल करता है स्टेट बैंक इंटरनल? कैसे, स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज के ऊपर सर उसके इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटीज किस तरह इन्फ्लुएंस होती हैं कि वो अपना काम सही तरीके से करें? अच्छा ये स्टेट बैंक की एक्टिविटीज क्या है मुझे बताएं, स्टेट बैंक क्या करता है? सर वो पॉलिसीज बनाता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, इस तरह वेरी की। गुड, वो वेरी गुड। इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज इस तरह की। अच्छा अब गवर्नमेंट आप का गवर्नमेंट के रिजर्व्स हैंडल करता है। और ठीक है, अब आप फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज? यस सर, परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहे हैं आप? जी सर, जी। तो बेटा ये तो एचआर का टॉपिक नहीं बन जाएगा। सर मैं असल में मैं तो ऑडिट एक्टिविटीज को मेजर करना चाह रहा हूँ कि स्टेट बैंक अपने ऑडिट एक्टिविटीज को कैसे एम्प्लॉयज के ऊपर इन्फ्लुएंस करवाता है, क्योंकि मैं ऑडिट का स्टूडेंट हूँ, टैक्सेशन का, ऑडिट का, तो उसके अच्छा रिलेटेड इसलिए मैंने ये टॉपिक नहीं, सेलेक्ट अब किया। आप देखो ना कि आपका डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर ये आ रहा है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है जी। सेकंड जो है डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट जी जो परफॉर्मेंस है ना, इसको मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है या एचआर के अंदर आ जाता है, ठीक जी है। सर, अब मैं अगर ठीक आपको है एक सर। टॉपिक कहूँ कि अगर देखें अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान ने अपना जो शरह सूद थी वो कम कर दी है। कितनी परसेंट? 2.25% कर दी है कलेक्टिव। पहले अच्छा 7.75 की थी, उसके बाद 1.5% और कम कर दी, तो 2.25 के करीब इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है उसको डिक्रीज किया है। आप उसका इम्पैक्ट अच्छा, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है सर। इंटरेस्ट रेट का फाइंड आउट कर सकते हैं ना उसका, कि इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा। लेकिन अगर ठीक आप है कोई ऐसा लिंक बना ले तो इस टॉपिक के अंदर जो कि हमारा अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड आ जाए या टैक्सेशन से आ जाए रिलेटेड सपोज, तो चलें हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। चलें, ठीक मुझे है सर, मैं मुझे इस चीज की खुशी हुई है कि आपको पता है कि इंटरनल ऑडिट क्या है, स्टेट बैंक के फंक्शंस क्या हैं, लेकिन यू आर जी ट्राइंग टू सर, फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। ठीक है सर। ऑडिट एक्टिविटीज तो एक तरफ आ गई हैं, लेकिन उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? परफॉर्मेंस जो कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है किसके? ऑडिट एक्टिविटीज। ऑडिट जी सर, एक्टिविटी वजह, ऑडिट एक्टिविटीज जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इम्पैक्ट किस ठीक है पे? सर। परफॉर्मेंस के ऊपर। अब देखिए जी डिपेंडेंट और सर, इंडिपेंडेंट की वजह मैं आपको बताता हूँ। परफॉर्मेंस जो है वो बंदे टू जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक जी है। सर, इंटरनल बेशक। ऑडिट एक्टिविटी आपने करनी ही करनी है, जी सर, ठीक है, आप करते ही करते हैं। उसकी वजह से ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी जो है। और जी डिपेंडेंट जी वेरिएबल क्या है जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है? वो है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज के। तो एम्प्लॉयज, जी आप सर। जो एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पैक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारा अकाउंटिंग और फाइनेंस का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई लिंक नहीं, नहीं बन, लिंक नहीं ठीक, बनेगा। तो जी सर, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। जी सर। चलें अब चले मैं सर, इसको मैं करता हूँ मैं, अब आप करें। अकाउंट्स एंड फाइनेंस। जी वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरे साथ कौन है? बिलाल कदीर, आर यू विद अस? हमारा इलियास। ये बाद में मेरे कान खा जाते हैं, सर खा जाते हैं मेरा कि सर हमें मैसेजेस पे बता दें। जी सोमन, सोमन का कर लेते हैं हम। सुमन, आपने जो ये, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सोमन।
सुमन अब सर आपका टॉपिक मेरा देखिए। टॉपिक जी जी आप सेम क्लास है ना मेरे पास फाइनेंस के अंदर ही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जी सर आप सेम ही है ना सारी क्लास। जी सर जी सर डोंट वरी, हम अगर थोड़ा सा जी टाइम सर उस क्लास का भी ले लें तो हमें सर कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर। जी सोमन आपका क्या टॉपिक है? इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अलाइड बैंक विद कंपैरिजन टू अस्क्री बैंक। जी सोमन, क्या बताना चाह रहे हो भाई जी सर हमें? क्या टॉपिक है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। जी सर। सर मैं इस टॉपिक में ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं जिस चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं 2018 और 2019 में जो इंटरेस्ट रेट है इन दो बैंक्स की, इस वजह से लोगों की क्या इन्वेस्टमेंट थी और क्या आगे 2020 और फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी इनमें कि नहीं होगी। अच्छा मुझे आप ये बताएं, इंटरेस्ट रेट कौन से वाले, सर इनके ये किस जो इंटरेस्ट रेट की बात लोन्स कर रहे हो? वगैरह के मैं अब आपको सर लोन्स वगैरह के मैं यही बताता हूँ ना, दो चीजें हैं ना। बैंक जो लोगों को इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है उसके ऊपर, या उस वो इंटरेस्ट रेट जी जी जो कि बैंक अगर आप उसके पास पैसे रखवाते हैं तो वो इंटरेस्ट का रेट जो है। सपोज मैं बैंक नहीं हूं, आप बैंक हैं और मैं एक कस्टमर हूं, मैं आपके पास पैसे डिपॉजिट करवाता हूं तो आप मुझे 13% रिटर्न देते हैं जी 1 लाख के ऊपर। तो जी मैं सर हम इस रिटर्न की बात कर रहे हैं, या मैं एक जी बंदा सर हूं, मैं आपसे उधार लेता हूं, ठीक है, और आप मुझे सर 16% पे इंटरेस्ट रेट पे मुझे पैसे उधार देते हैं। आप इस इंटरेस्ट रेट की बात करें, किस इंटरेस्ट रेट की बात करें, जी सर या इन दोनों की सर बात जो करें? लोन्स देते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आप लोन देते हैं उसकी बात करें, यानी बैंक जो लोन्स देते हैं। जी इन्वेस्टमेंट जो देते हैं ना उसकी बेस पे, भाई वही आप इन्वेस्टमेंट की दोनों बेस दोनों पे बातें सर। कर रहे हो ना। आप इसमें से एक ही बात कर रहे हो या दोनों की बातें कर रहे हो? दोनों की बात